ऑनलाइन वालों आपको जी आवाज आ रही है आपको? तो टैक्स जो है ये स्किल्स लेवल का वो पेपर है जिसका पासिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट है। लेकिन कोर्स में ये सबसे ज्यादा क्या है, लेंदी है। जो शुरू से नहीं पढ़ेगा आखिरी में टैक्स ये 15 दिन पढ़ के पास कर लूं, ये होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने पहले पेपर्स दिए होंगे, कुछ ने दिए होंगे, कुछ ने नहीं दिए होंगे। तो पहले हम पेपर का पैटर्न बता देते हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट की बात करेंगे। देखो भाई, पेपर पैटर्न आप लोगों में से एफआर पहले सबने दिए, ओके। तो पेपर पैटर्न वही है जो आपके एफआर का है, कि सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो होगा सेक्शन ए। ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, देखते जाइएगा। फिर एक सेक्शन होगा सेक्शन बी, और फिर होगा सेक्शन सी। यानी पेपर के कितने पार्ट्स हैं? तीन। कितने पार्ट्स हैं? तीन। पहला पार्ट सेक्शन ए है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति, हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर, एक क्वेश्चन होगा। और क्या करना होगा, एमसीक्यूज होंगे। एक सवाल चार जवाब, चार में से एक होगा सही। कभी कभी ऐसा भी होगा कि फिल इन द ब्लैंक भी आ जाएगा, यानी आप अपना आंसर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। कभी कभी ट्रू फॉल्स भी आ जाएगा। यानी एमसीक्यू स्टाइल का ये पार्ट है। इसके अंदर आपके पास 15 मिक्स क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है एसीसी के अंदर, एमसीक्यू 2 मार्क का। तो कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 मार्क्स। सेक्शन ए एमसीक्यूज, जो FA1 FA2 MA1 MA2 में आप लोग खेलते रहे हैं, ये उसी तरह से है कि आपके पास आएगा। इसका कोई एरिया डिफाइन नहीं है, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी मुंह उठा के एग्जामिनर की मर्जी है वो दे देता है। ऐसा भी होता है एक टॉपिक से 10 MCQ दे दिए और बच्चा वही MCQ नहीं करके गया, फिर जून के बाद कौन सी अटेम्प्ट आएगी, उसके लिए फिर सितंबर की अटेम्प्ट आएगी। क्योंकि ये प्रोफेशनल स्टडीज है, इसमें ये तो नहीं है ना कि ये मैं टॉपिक छोड़ दूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। वल्लाहु आलम, हमें क्या पता। एग्जामिनर दे देगा तो पास नहीं होगा, एग्जामिनर ने नहीं दिया, माँ की दुआ थी तो फिर पास हो जाएगा। वी डोंट नो। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी को कहते हैं ओटीक्यूज। ओटीक्यूज में क्या होता है, एग्जामिनर एक काम करता है, 3 सिनेरियोज देता है। क्या देता है? 3 सिनेरियोज देता है। अब एक जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो को ओटीक्यू बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। एक ओटीक्यू से कितने क्वेश्चन करता है? 5। एक ओटीक्यू से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा। और एक क्वेश्चन वही कितने मार्क्स की वेटेज रखता है? 2 मार्क्स। इसका मतलब एक सिनेरियो जो है वो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। और हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे पेपर के अंदर टोटल 3 सिनेरियोज होंगे। कितने सिनेरियोज होंगे ऑनलाइन वालों? टोटल 3 OTQs होंगे। एक के मार्क्स हैं 10, तो 3 के कितने हो गए? यानी हमारा 60% पेपर यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक सवाल है, सर ये क्या हमें पता है कि OTQs कहाँ से आएंगे? तो 90% चांस होता है कि OTQs 3 टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, उनमें से आएंगे। जरूरी नहीं है, लेकिन आप पास्ट जितने भी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं आज तक, 95% ऐसा ही हुआ है कि OTQs जो हैं वो इन 3 टॉपिक से आए हैं। तो मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी बता रहा हूं अब, और पेपर पैटर्न तो चल रहा है। पहला टॉपिक जो बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होता है OTQ के लिए, वो आप उससे बड़ा फेमिलियर हैं। बचपन में जब आप छोटे से थे, अकाउंटिंग में पहली पहली बार आए थे, सेल्स टैक्स पढ़ा था। सेल्स टैक्स या वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? क्या होता है? यानी फाइनल कंज्यूमर से थ्रू सप्लाई चेन जो है वो क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है। फाइनल कंज्यूमर से क्या होता है, थ्रू सप्लाई चेन क्या होता है, टैक्स
चार्ज होता है। यानी गवर्नमेंट लगाती है फैक्ट्री पे, फैक्ट्री लेती है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है रिटेलर से, और रिटेलर आखिरी में कहाँ से कलेक्ट करता है? कंज्यूमर से। और किसको पे हो रहा होता है ये? गवर्नमेंट को। वैल्यू एडिड टैक्स आपने पढ़ा जरूर है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फाइनल कंज्यूमर पे करता है। आपने जितना पढ़ा है ना सेल्स टैक्स, वो समझो 1% पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 1%। 99%, 99% सेल्स टैक्स यानी वैट हम पढ़ेंगे हमारे TX के यानी F6 के पेपर में। और ये हमारा थ्योरेटिकल एरिया ज़्यादा है। आप लोगों ने में से जिसने भी FR दिया होगा, तो FR में सबसे बड़ी थ्योरी कहाँ से आती है? कौन सा थ्योरेटिकल एरिया है? रेशोज की इंटरप्रिटेशन लिखना और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी। इसी तरह टेक्स्ट में भी कुछ 2-3 एरियाज हैं जो थ्योरी के हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिक बेस्ड पेपर है। आपको अराउंड 85 to 90% कैलकुलेशन मिलेगी पेपर के अंदर, थ्योरी कम होती है, इसीलिए इस पेपर का पासिंग सबसे हाईएस्ट है। तवज्जो से देखो, वैट जो है, मैंने क्या कहा, वैट हमारे सिलेबस का थ्योरिटिकल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थ्योरिटिकल पार्ट है। ज्यादा इसमें थ्योरी है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है। फिर एक चीज आती है, एक दूसरा टॉपिक है, बड़ा हॉट फेवरेट होता है दूसरा टॉपिक, जिससे OTQ 99% इस टॉपिक से OTQ आता है। यह है CGT। CGT क्या होता है? कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या नाम है? कैपिटल गेन्स टैक्स। बचपन में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, नॉन करंट एसेट पता है क्या होता है? हर वो चीज जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो उसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, नॉन करंट एसेट खरीदते हैं ठीक है, डेप्रिसिएशन करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसको बेचते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो क्या होता है? गेन ऑन डिस्पोजल आता है। इसको आसान भाषा में कैपिटल इनकम बोलते हैं। जो ये टैक्स कैपिटल इनकम पे लगे, यानी गेन ऑन डिस्पोजल पे जो टैक्स लगे, उस टैक्स का नाम है कैपिटल गेन्स टैक्स। आपको कोई भी कैपिटल इनकम हो जाए, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट या शेयर्स, ये 2 टॉपिक इसके अंदर हैं। और ये बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक होता है। आम तौर पे इससे OTQ आता ही आता है। लेकिन कोई भी नॉन करंट एसेट ना, अब वो बिल्डिंग हो, प्रीमिसेस हो, कोई भी नॉन करंट एसेट आपने बेचा या शेयर्स बेचे, उससे आपको गेन हुआ, उस पे गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको CGT बोलते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी कैपिटल गेन्स टैक्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और हमारी पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये बड़ा खतरनाक तरीके से इम्पोज भी हुआ। जब अब आप घर बेचते हो ना, जब इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, कितनी खुशी हो रही है, जब आपकी शादी होगी, आप बड़ा घर लोगे, तो आपको उस पर टैक्स, जो पुराना घर बेचोगे उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स है? कैपिटल गेन्स टैक्स। और इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, जैन जो है अभी जिंदा है। देखो जिंदा है, सच्ची में जिंदा है, लेकिन एक दिन आएगा कि जैन इंतकाल कर जाएगा। जैन मर गया, अल्लाह अकबर। जैन खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। इसका वॉलेट, इसकी घड़ी, इसका मोबाइल, इसके कपड़े, इसका सारा सामान, इसकी प्रॉपर्टी, इसका बैंक बैलेंस सब इस दुनिया में रह जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन घर वाले दुखी तो होंगे, इसके चूजे यानी इसके बच्चे दुख करेंगे, ज़ौजा मोहतरमा भी दुखी होंगी, मेरा ज़ैन मर गया, अब्बा मर गया। थोड़े टाइम तक बच्चे दुखी होंगे, फिर अब बच्चे बोलेंगे चलो अब्बा का हिस्सा बांटो बेटा, क्या करो, बड़ी प्रॉपर्टी है अब्बा के पास, ये घर मेरा, ये घर तेरा। मैं अब्बा से ज्यादा प्यार करता था, अब्बा का आईफोन तो मैं लूंगा। बेटी बोलेगी खिदमत तो मैंने की है, अब्बा का बैंक बैलेंस इतना तो मैं लूंगी। यानी फड्डे, फिर भाई बहन लड़ेंगे, फिर फड्डे होंगे, अल्लाह अकबर। लेकिन
हमारे एशियन कंट्रीज के अंदर इनहेरिटेंस के ऊपर कोई टैक्स नहीं। लेकिन अभी हम गोरों के मुल्क में हैं। गोरे ने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो, बांटेंगे हम, मर गया है, हमारा बंदा मरा है। तो इसमें बहुत सारे रेट्स हैं। अभी जैसे एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं कह रहा हूं, इसमें 20% भी है, 25% भी है। गोरों की गवर्नमेंट कहेगी रुक जाओ, जैन जो जो छोड़ के मरा है इसका 40% हमारा, 60% तुम्हारा। इस टैक्स का नाम है इनहेरिटेंस टैक्स। क्या नाम है? इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है बेटा? कि बंदा लुढ़क गया, सब कुछ छोड़ गया, तो जो छोड़ के मरा हो वो दूसरों की तो इनकम है ना। बच्चों को दुख होगा, बीवी थोड़ा ज्यादा दुख कर लेगी, लेकिन बाद में तो सब सेटिंग उन्हीं को मिलनी है ना, तो उनकी इनकम है। तो उस इनकम पे गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस रूल्स सब कुछ करने के बाद 40% के करीब टैक्स क्या कर लेती है? काट लेती है। और ये टॉपिक है इनहेरिटेंस टैक्स। 99% ये भी चांस है कि ये भी आपको ओटीक्यू में आएगा। तो ये 3 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए, और ये तीनों से क्या आ रहा है? एक एक ओटीक्यू आ रहा है। अब बचा कौन सा सेक्शन? बचा है सेक्शन सी, जिसको कहते हैं CRQs। CRQ बोले तो आधी स्क्रीन के 2 हिस्से हो जाएंगे। आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और आधी स्क्रीन पे स्प्रेडशीट, आसान भाषा में एक्सेल होगा। आपके उंगलियां होंगी, सामने कीबोर्ड होगा, आपकी नाजुक उंगलियों से आप जो है वो क्या कर रहे होंगे? आंसर को टाइप कर रहे होंगे। चूज नहीं करना है, एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं करना है बाबा, क्या करना है? आंसर को टाइप करना है और सेव करना है। और इसीलिए तो रिजल्ट लेट आता है, क्योंकि यही जो एक्सेल पे आप वर्किंग करते हो यही चेक होती है। बाकी वो जो है वो तो एआई लगा हुआ है, सेक्शन ए और बी ऑटोमेटिकली मार्क होता है। जो सेक्शन सी है उसके लिए मैनुअल मार्किंग होती है। और जब एआई इंशाल्लाह और ग्रो कर जाएगी तो हो सकता है कि सेक्शन सी भी जो है एसीसीए का जो है वो ऑटो मार्किंग पे आ जाए। और जब वो ऑटो मार्किंग पे आएगा तो फिर रिजल्ट के लिए 1.5 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है 1 हफ्ता 15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा क्योंकि एआई, आप लोग माशाल्लाह उस दौर के बच्चे हैं जो दौर एआई का है। और एआई जिस तरह से डेवलप होती चली जा रही है, ब्लॉकचेन टेक्निक जिस तरह से ग्रो होती चली जा रही है, तो वो वक्त ज्यादा दूर नहीं दिख रहा कि ऑटो मार्किंग पे भी एसीसीए आ जाए। कब आता है ये मुझे नहीं पता, एक उम्मीद है। अब ये CRQs हैं। आप लोगों में से जिस जिसने एफआर दिया है, एफआर दिया, पीएम, आपने पीएम भी दिया है, एफआर भी दिया है, तो पीएम और एफआर में सेक्शन सी में सिर्फ कितने क्वेश्चन होते हैं? 2। हमारे यहाँ बरकत है, टैक्स में बरकत है। टैक्स माशाल्लाह बरकतों वाला पेपर है जो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कहते हैं बाबा 2 नहीं, 2 से दिल नहीं भरता है, हम 3 क्वेश्चन देंगे। कितने देंगे बाबा? 3। पहला क्वेश्चन 15 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन फिर 15 मार्क का, और तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क का। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 आएंगे। 15 मार्क का एक, 15 मार्क का दूसरा और 15 मार्क का तीसरा। और ये बड़ी एक अच्छी बात है एसी से वालों की कि CRQs किस टॉपिक से आएंगे उन्होंने बता दी। तो हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है ये है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। क्या टॉपिक का नाम है? ये फिक्स है, लाजिम, ये 100% है। OTQs मैंने कहा 90-95-99% है कि उससे आएगा। लेकिन जो CRQ है वो मैंडेटरी है, एग्जामिनर पे लाजिम है कि इसी टॉपिक से देगा, वरना उससे फाइन होगा, उस पर केस हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि CRQ का पहला क्वेश्चन 15 मार्क वाला कहाँ से होगा, किस टॉपिक से होगा? इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल से होगा। अब ये क्या होता है? आप लोग जो भी बैठे हैं, जो ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वालों जिंदा हो बेटा? लेट जिसने भी ज्वाइन किया वो भी जिंदा हैं? ओके, तो जिंदा रहो, जागते रहो, रोजा है फिर भी जागो। तो देखो बेटा, इंडिविजुअल, आप लोग सारे इंडिविजुअल हैं, आपको पता है?
आप सारे इंडिविजुअल, आप लोग कंपनी नहीं है ना, जिंदा हो ना, इंसान हो ना। अच्छा भाई, चलो भाई, नाम मेरे को याद होने में टाइम लगता है, क्या नाम है? रजा साहब, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, जॉब से क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, टैक्स दो ना। एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये इस टॉपिक का एक सब टॉपिक होगा। चलो भाई, हाजी नागम में क्या था? फुरकान भाई एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, एलोन मस्क इंस्टीट्यूशन लेने आता है। एंटरप्रेन्योर यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है हमारा फुरकान। तो बिजनेस, सोल ट्रेडर का नाम सुना है ना? सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप, ये भी इंडिविजुअल में आता है। नेट प्रॉफिट पे टैक्स दो बाबा। इनकम टैक्स फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम, ये भी इसी का दूसरा टॉपिक है। तीसरा, हाजी साहब नाम क्या था? नाइम। नाइम साहब पिंड द चौधरी। पिंड द चौधरी मालूम? तो नाइम साहब पिंड चौधरी हैं। पिंड चौधरी बोले तो करोड़पति, यानी ही इज अ लैंडलॉर्ड। हाजी लैंडलॉर्ड, तुसी किस कैसे कमा रहे हो, कैसे कमाते हो, क्या कमाते हो? लैंडलॉर्ड क्या कमाता है? लैंडलॉर्ड जो कमाता है उसको बोलते हैं रेंटल इनकम। तो बाबा, रेंटल इनकम पे भी हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, या प्रॉपर्टी इनकम हो, इस पे हमें टैक्स देना है। और जैन भाई हैं, जैन भाई की उम्र है 55 ईयर्स। अब क्या कर रहा है बेटा? सर, अब मैं गार्डन में बैठता हूँ, सुबह चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, फेसबुक ब्राउज करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। कमाता क्या है? सर, वो हर महीने गवर्नमेंट से, मैं गोरा यूके में रहता हूँ, हर महीने गवर्नमेंट से क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो प्रॉपर्टी इनकम हो, ट्रेडिंग इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, या पेंशन रिसीव हो, आपको इन पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। ये है हमारा 15 मार्क का टॉपिक। ये चार नहीं है, ये टोटल 6 इनकम है, पांचवी और छठी। आर्नल्ड बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे, आर्नल्ड बैठा हुआ है। आर्नल्ड से हमने पूछा, आर्नल्ड तू क्या करता है? बोलता है मैं हराम कमाता हूँ। है? तोबा तोबा, हराम कमाता है? बोले तो सूद, इंटरेस्ट। सर, अपना इंटरेस्ट का कारोबार है, हराम अलैक, वल्लाही जहन्नम में जाएगा। लेकिन कमा तो रहे, गोरा है, आर्नल्ड है, इंटरेस्ट का काम कर रहा है। इंटरेस्ट इज एन इनकम, और उस पर भी जो टैक्स देना होएगा, वो कैसे देना होएगा, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। और ये जो है वो बैठा हुआ है एंडरसन। एंडरसन, तुसी क्या करते हो? मैं स्टॉक मार्केट में सट्टा खेलता हूँ। आए, स्टॉक में सट्टा खेलता हूँ बोले तो, सर मैं कंपनी के शेयर्स रखता हूँ, साल में एक दफा इंटरिम के नाम से और एक दफा फाइनल के नाम से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और शेयर्स का भी कुछ खेल लेता हूँ। तो भाई, 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट, एक है ट्रेडिंग यानी सोल ट्रेडर, एक है पिंड चौधरी मतलब लैंडलॉर्ड, एक है हमारा रिटायर आदमी मतलब पेंशन, एक है हराम कमाने वाला यानी इंटरेस्ट, और एक है कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला यानी डिविडेंड। ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। इन 6 सोर्सेज पे टैक्स की कैलकुलेशन कितने मार्क्स दिलाएगी? 15। बोलने में कितना आसान लगा ना? ये 6 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, इस पे टैक्स की कैलकुलेशन कितने मार्क्स दिलाएगी? 15। अगर स्टेडी टैक्स वैसे लेनी नहीं है, स्टेडी टैक्स उठाओ, तो ये जो 6 टॉपिक्स है ना, इस पे 12 चैप्टर्स हैं। कितने? ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोर्स की वेटेज की बात करोगे तो आपका 60% सिलेबस ये टॉपिक है। कितना परसेंट सिलेबस ये टॉपिक है? 60% सिलेबस ये टॉपिक है। और एक बात और कर देते हैं, जिसको इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल नहीं आता, वो इंशाल्लाह अगली अटेम्प्ट में पेपर पास करेगा। जून अटेम्प्ट में पास हो सकता नहीं है। यानी कोई बोले, सर मेरे को वैट आता है,
सीजीटी भी आता है, आईएसटी भी आता है, आगे के 2 टॉपिक जो आप लिखने वाले हैं वो भी मुझे नहीं पता लेकिन आते हैं। बस इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल नहीं आता है। तो मैं सोचूंगा बेटा तो फिर जून में अब्बा का पैसा या खुद की मेहनत का पैसा जाया नहीं करना, तू सितंबर में पेपर देना, और सितंबर में भी नहीं आता तो फिर दिसंबर में देना, दिसंबर में भी नहीं आए तो फिर मार्च 26 में देना, मार्च 26 में भी नहीं है तो फिर दोबारा क्लास लेके जून 26 में देना। क्योंकि सिलेबस जो आज आप पढ़ेंगे, जो अब हम पढ़ेंगे, ये जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2026 तक चेंज नहीं होगा। टेक्स्ट की वीडियोस या बुक्स वगैरह भी मैं बताऊंगा, पुरानी नहीं देखिएगा, चीजें बदल गई हैं, चीजें चेंज हो गई हैं। ये टेक्स्ट के पेपर के साथ मसला है, बाकी किसी पेपर के साथ नहीं है। ये जून अटेम्प्ट में नया होता है, हर जून अटेम्प्ट में ये पेपर का कोर्स क्या होता है, चेंज हुआ हुआ होता है, पुरानी चीजें बदल जाती हैं। इसकी वजह क्या है? तो मेरे पाकिस्तानियों, हर साल जून में रेट बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता? चीजें महंगी हो जाती हैं ना। क्यों महंगी होती हैं सर? बजट आता है, बजट। अरे बजट तो ये हमने पाकिस्तानियों, ये हम एशियन, हम इंडियंस ने नाम रख दिया बजट आता है। ये बजट थोड़ी है, ये फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस बिल है, असेंबली में आता है। रेट्स बढ़ते हैं, रेट्स चेंज होते हैं, एग्जेम्पशन आती है, एग्जेम्पशन जाती है, कंट्री ग्रो करता है, एग्जेम्पशंस दी जाती हैं। कंपनी का हाल थोड़ा सा, कंट्री का हाल थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो फिर एग्जेम्पशंस खींच ली जाती हैं, नए टैक्स लग जाते हैं, पुराने टैक्स अपडेट हो जाते हैं। तो इसलिए जून अटेम्प्ट ये फ्रेश अटेम्प्ट होती है। जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर और फिर मार्च 2026 तक आपका सिलेबस चेंज होने वाला नहीं। इसके बाद तो आपके पास कितनी अटेम्प्ट में पास करने की? जो नहीं पढ़ेगा तो वो फिक्र नहीं है, यही जो हमने पढ़ाया है, यही जो हमारी रिकॉर्डिंग है, ये कब तक चलेगी, कब तक के लिए वैलिड है? मार्च 26 तक के लिए। तो आप लोग तो माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं ना, तो आप तो जून 25 में पास कर लेंगे, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद दूसरा 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो है कॉरपोरेशन टैक्स। कौन सा? कंपनीज जो लिमिटेड लायबिलिटी, सोल ट्रेडर था वो यहां था, सोल ट्रेडर था वो इंडिविजुअल में था। कंपनीज जो है ना, कंपनीज, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू पे इट्स टैक्स। कंपनी का टैक्स इंडिविजुअल के टैक्स से अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गोरों के यहाँ भी ऐसा ही है, सही है, गोरे भी इस दुनिया में हैं, कोई मार्स पे नहीं है, हमारे जैसे ही हैं, तो कोई मसला नहीं है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इंडिविजुअल के टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स में थोड़ा सा फर्क है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जिसको इंडिविजुअल नहीं आता ना, तो वो कॉर्पोरेशन भी नहीं कर सकता, और जिसको कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल नहीं आएगा तो 30 मार्क तो गए। और एमसीक्यूज में भी ये टॉपिक्स आते हैं। एमसीक्यूज एनी एरिया ऑफ सिलेबस है ना, तो आम तौर पे इंडिविजुअल जो है वो एमसीक्यूज का भी हिस्सा बन जाता है। और आखिरी जो टॉपिक है इसका नाम है टैक्स प्लानिंग। क्या नाम है? टैक्स प्लानिंग। क्या होती है टैक्स प्लानिंग, हम समझाते हैं। अज्यूम करो ऑनलाइन वालों, क्या सारे जिंदा हो बेटा? अज्यूम करते हैं हमारे सोबान साहब हैं, माशाल्लाह सोबान साहब हैं। सोबान साहब के पास बड़ा पैसा है। सोबान साहब सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करके डिविडेंड से कमाऊं, या मैं जो हूं वो एक सोल ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करूं और सोल ट्रेडर बन जाऊं और धंधा करूं, बिजनेस करूं और उससे कमाऊं, या फिर मैं एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करूं, इनकॉर्पोरेट करूं और उसके जरिए बिजनेस करूं। 3 ऑप्शन, इससे इतना इतना कमाऊंगा, उससे उतना उतना कमाऊंगा, इससे इतना इतना कमाऊंगा। टैक्स बताओ,
हमने कमाई नहीं देखनी है, टैक्स प्लानिंग में क्या देखना है, तुम्हारा टैक्स कौन से ऑप्शन में कम से कम होगा, आपका टैक्स किस ऑप्शन में कम से कम होगा, ये है टैक्स प्लानिंग। और टैक्स प्लानिंग भी वही बच्चा कर सकता है जिसको इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन आती हो। अगर आपको सोल ट्रेडर की वर्किंग ही नहीं आती, अगर आपको डिविडेंड की वर्किंग ही नहीं आती, अगर आपको कंपनीज कैसे टैक्स पे करती है वो वर्किंग ही नहीं आती, तो क्या आप कभी प्लान कर सकते हो? टैक्स प्लानिंग को यूं समझ लो कि आप कंसल्टेंट हैं। आप कौन हैं? आप कंसल्टेंट हैं और आपके पास मुर्गा आया है। मुर्गा मालूम? मुर्गा आया है, छुरी आपके पास है और आपने उसको कंसल्टेंसी देनी है कि ये ऑप्शन करेगा तो इतना टैक्स है, लेकिन सुन सुन ये ना कर, मैं तेरे को एक और रास्ता देता हूं लेकिन उसकी फीस लूंगा, ये वाले तरीके से ये काम कर ले तो तेरा टैक्स इतना नहीं इतना बच जाएगा। टैक्स सेविंग कैलकुलेट करना इज द लास्ट टॉपिक, और वो हमेशा कितने मार्क का आएगा? 10 मार्क का आएगा। जो पूरे सिलेबस को पढ़े बगैर गया होगा वो टैक्स प्लानिंग अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। टैक्स प्लानिंग, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो कि आसान है, समझ आती हैं, इसमें भारी भी होती हैं। आप जिंदा हैं? अच्छा भाई आप जिंदा हैं, हमारा जैन जिंदा है। जैन अपनी प्रॉपर्टी लेके मर जाए, यानी जैन अपनी जिंदगी में कंजूस रहा, कंजूस, किसी को कोई तोहफा ही नहीं देता था। वो होता है ना, अपनी खजाने के ऊपर खुद ही बैठा हुआ था, सही है, वो सांप वाप कुछ ऐसा, किसी को कुछ नहीं दिया और एक दिन हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अल्लाह अकबर। तो जो छोड़ के मरा, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इनहेरिटेंस टैक्स होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ये एक सिनेरियो है। लेकिन नाइम साहब जो हैं वो पिंडे चौधरी थे, बड़े सखी थे, कभी अपने कजन्स को तोहफे दे रहे हैं, कभी जोजा मोहतरमा को तोहफा दे रहे हैं, कभी भाई को गिफ्ट कर रहे हैं, कभी छोटे चुन्नू मुन्नू अपने जो चूजे हैं उनको गिफ्ट दे रहे हैं। बेटी रहमत है, बेटी को घर गिफ्ट कर दिया। फिर एक दिन इनको भी हार्ट अटैक हुआ, ये भी लुढ़क गए, वो भी मरा, ये भी मरा। किसका टैक्स बचा? जिंदगी में तोहफे दे के मर जाना टैक्स बचाता है, कि सांप बन के अपने खजाने पे बैठना और कंजूस बन के मर जाना टैक्स बचाता है? ये भी एक सिनेरियो है। और इस पे एक नहीं कई पास पेपर मौजूद हैं कि आप जिंदगी में गिफ्ट करते हो तो टैक्स सेविंग, वल्लाही टैक्स सेविंग होती है। कंजूस को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, कंजूस का खजाना गवर्नमेंट के पास ज्यादा जाता है, और जो जिंदगी में क्या करता है, बांटता चला जाता है, तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को ज्यादा ज्यादा इनहेरिटेंस मिलती है। गवर्नमेंट उधर टैक्स में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, रिलीफ दे देती है। तो ये भी ऑप्शंस होते हैं, ये भी ऑप्शंस होते हैं। ये भारी सिनेरियो, ये सबसे भारी सिनेरियो है जो पेपर में टैक्स प्लानिंग में आ सकता है। बाकी वो जो हल्के वाले थे मैंने थोड़ी देर पहले बताए। ये हमारा पेपर पैटर्न है और ये हमारा सिलेबस है। तो सर सिर्फ 5 टॉपिक हैं? तो जी हाँ, ये 5 टॉपिक के ऊपर तकरीबन 1100 पेजेस की स्टडी टेक्स्ट है। सबसे बड़ा सिलेबस पूरे स्किल्स लेवल का इन 5 टॉपिक्स के ऊपर है। अब इन 5 टॉपिक्स के अंदर फर्दर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। हम टैक्स इनकम पे देते हैं, किसी को लॉस हो जाए फिर, किसी को लॉस हो जाए फिर तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? टैक्स डिपार्टमेंट जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह का वास्ता है थोड़ा रहम तो करो। तो वो आपका नुकसान देख के आप पे टैक्स में क्या देंगे, थोड़ा सा रिलीफ शिलीफ देंगे। फिर एक बात बताओ, आप लोगों में से जो जॉब करता है पाकिस्तान में, यार हर साल अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में क्या शोर मचा हुआ होता है, रिटर्न फाइल करो, भागा भागी मची हुई होती है, रिटर्न जमा कराओ, रिटर्न जमा कराओ। ये हर साल एक महीना फिक्स है ना? वो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर दे तो अलग बात है, वरना फिक्स है 30 सितंबर को जमा कराना है। तो गोरों के यहाँ भी कुछ डेट्स फिक्स हैं
कि ये काम इस दिन होना है, ये काम इस दिन होना है, ये काम इस दिन होना है। डेट्स ये भी हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है, वो भी इन्हीं टॉपिक्स के अंदर। अब सीजीटी है उसकी डेट अलग होंगी, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल है उसकी डेट्स अलग होंगी, कॉर्पोरेशन की डेट्स अलग होंगी, और डेट्स भी पेपर में लाजमी आती हैं, किसी को 2 मार्क की तो किसी को 10 मार्क की। डेट पूछेगा, बताओ ये काम कब करना है, हैंड आउट बना हुआ है, हम पढ़ेंगे, रट्टा मारना है डेट्स का, सिंपल। और डेट तो डेट होती है, रट्टा मारना है। और गोरों के यहाँ एक रूल है, जो तारीख है ना वो तारीख है, तू मर भी जाएगा वो तारीख नहीं बदलेगा। एक्सटेंशन ये क्या होता है, जो आखिरी है वो आखिर है बाबा, इधर बढ़ता है उधर बोलता है बाबा ये तारीख है तो ये तारीख है, तू मर जाए इसी दिन जमा करा, वरना क्या होएगा, वरना क्या होएगा, फाइन होएगा, फाइन होएगा, पेनल्टी होगी। और अच्छी भली पेनल्टी, वो छोटी मोटी पेनल्टी पे नहीं छोड़ते। वो पेनल्टी ये नहीं कि 5,000 का फाइन लगा दिया, करोड़ों रुपए की इनकम का घपला किया, 10,000 का फाइन, वहां ऐसा नहीं है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि दुबई का नाम सुना होगा, एक छोटा मोटा देश है, हमने काफी साल वहां गुजारे। वहां पे आप सिग्नल तोड़ना तो एक सोचता है बंदा ना, नहीं है सिग्नल तोड़ना, वो सोच के भी डरता है। सिग्नल तोड़ देना इज अ डिफरेंट थिंग। उसकी सोच आ जाए ना कि यार मेरे को जाना है, वो सिग्नल है मैं तोड़ लूं, खुद ही बोलते हैं ना पापा लेट जाऊंगा, सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि सिग्नल तोड़ने पे इतना फाइन है कि नॉर्मल एक आदमी की उतनी सैलरी होती है। जब मैं दुबई में था तो 3,500 दिरहम फाइन था। और कितने, हाफ पॉइंट, हर लाइसेंस के 24 पॉइंट होते हैं, आधे ब्लैक पॉइंट कर देते हैं, और जैसे ही पॉइंट खत्म आपको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में मुझे किसी ने बताया कि 6-6,500 रेड लाइट का फाइन हो गया है, या इससे भी ज्यादा। और आमतौर पे एक अकाउंटेंट की सैलरी दुबई में 3,500 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो जितनी सैलरी वो पूरे महीने में कमाएगा, एक रेड लाइट पे उतना देगा। जेब्रा क्रॉसिंग का नाम सुना होगा, रोड पे होती है, रोड वहां से पार करना चाहिए, पता है आपको? ये खाली हमने पढ़ा है। हाँ हमने पढ़ा है। दुबई में अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से हट के रोड क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं तो 600 दिरहम का फाइन है, 600 दिरहम। और आज दिरहम का रेट तकरीबन 75 रुपए के करीब है, पाकिस्तानी रेट। तो आप देख लो, हार्श फाइन। ये दुबई के जो पेनल्टी सिस्टम है ये यूके से ही लिया हुआ है, ये गोरे ही इसके वो हैं, अबू, अबू फाउंडर। तो फाइन इतना लो कि बंदा गलती करे तो एक ही गलती करे, शादी करते ना हम, शादी एक ही बार करते हैं, गलती नहीं होती वो तो ऐसे ही कॉन्टेक्ट ऐसा निकल गया, शादी एक ही बार करते हैं। तो फाइन भी ऐसा लो कि बंदा बोले बस बाबा एक ही बार गलती भी आइंदा तोबा तोबा तोबा, उसको ख्वाब में भी डर लगे। तो ऐसी खतरनाक फाइन्स आप इंशाल्लाह इसी सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे जो टैक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारे पास कोर्स का ओवरव्यू था, इसमें कुछ सवाल है तो पूछिएगा। ऑनलाइन वालों कोई जाग रहा है? सिनेरियोज होते हैं, पूरी कहानी होती है। थ्योरी नहीं होती हमारे यहाँ प्लानिंग में, अब कैलकुलेशन, सारी कहानी कैलकुलेशन। गेम टैक्स में कैलकुलेशन का है, क्या टैक्स में गेम ही कैलकुलेशन का है। ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, थियोरिटिकल पेपर नहीं है। रिलीफ्स मिलते हैं उधर, ये पाकिस्तान नहीं है, वहां पे रिलीफ्स के अलग रेट्स होते हैं। आपको लॉस हुआ, आपको पिछले साल जो आपने टैक्स भरा था वो रिवर्स कर देंगे, जाओ, ऐसा भी होता है। तो ये आप सारा पढ़ेंगे, ट्रेडिंग लॉसेस कैसे एडजस्ट होता है। लेकिन टैक्स भी वहाँ कम नहीं है, बहुत हैवी टैक्स है। तो ये हमारे पास एक पेपर का यानी एग्जाम का ओवरव्यू है कि पेपर इस तरह से आना है, ठीक है। अब एक सवाल जो मेरे पास आता है, सर हमने करना कैसे है, हमने पढ़ना कैसे है? तो भाई देखो, आपने 3 चीजों को याद रखना है। एक है क्लास, अब आप ऑनलाइन क्लास लो, यहाँ आके क्लास लो, या आप रिकॉर्डिंग देखो।
ये मर्जी आपकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास लेनी है। क्लास में एक टॉपिक चल रहा होगा, जैसे अभी आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कंपटीशन ऑफ टेक्स्ट, ये पहला टॉपिक होगा। एक टॉपिक चल रहा होगा, वो टॉपिक जब खत्म होगा आपको भी पता चलेगा, मैं बताऊंगा टॉपिक खत्म हो गया है। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपने ACCAglobal.com पे जाना है, आपके पास आपका प्यारा स्टडी हब है। स्टडी हब से उस चैप्टर को खोलना है, उस टॉपिक को खोलना है और उस टॉपिक को खत्म कर डालना है। कैसे खत्म करना है, वहां पे क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस भी है, क्विज भी हैं। ये आपने करना, क्लास लेनी है, क्लास में हैंडआउट होंगे, हैंडआउट्स, और क्लास के बाद आपने स्टडी हब करना है। स्टडी हब करने के बाद हर टॉपिक का हम आपको क्विज देंगे, हर टॉपिक का क्विज आपको मिल जाएगा, वो क्विज आपने ज़रूर देना है। दोगे तो पास हो जाओगे, नहीं दोगे तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ठीक है। और इसके बाद हमने सिर्फ एक किट उठानी है जिसका नाम है कैप्लान, बस। स्टडी टैग्स और ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते, हम कैप्लान की एक किट की बात करते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट ज़रूर होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं 90 मार्क्स लूंगी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे बैच में ज़्यादा जॉब वाली कौम होती है, या कोई ऐसा एक आ जाता है कि सर 95 तो लूंगा, क्योंकि अपन जो है वो फारिग आदमी है सर, पूरा दिन पढ़ना काम है अपना, और कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है, मोबाइल वोबाइल अपना यूज़ नहीं है, और व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता नहीं है कि क्या कर रहे हो, आज क्या पहना है, आज क्या खाया, ऐसे अपने ताल्लुकात हैं नहीं। पूरा दिन बस पढ़ाई है और मैं हूँ। तो फिर उसको मैं कहता हूँ बेटा तू बीबीबी की किट भी ले लेना। क्या ले लेना, बीबीबी की किट ले लेना। ये उसके लिए है जिसको 90+ जाना है, वरना 80s 85 तक वालों के लिए ये ओके है। जस्ट पास करने वाला वो होगा जो इसमें चीजों में डंडियां मारेगा, ठीक है। अब हम तो है ना, पाकिस्तानी खून है ना सर, इसका कोई जुगाड़ बताओ। अगर मैं स्टडी हब ना करूं तो क्या मेरा पेपर हो जाएगा, ये से सवाल मेरे पास बहुत आते हैं। सर स्टडी हब की इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो बेटा तेरे को किसने कहा था तू गोरों की क्वालिफिकेशन कर, तू एमए उर्दू करता, वो उर्दू विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है ना बाबा, उधर जाता, उर्दू का पेपर देता, उर्दू में इकोनॉमिक्स पढ़ता और पेपर हो जाता। अभी बाबा ये तो मैं क्या बोलेगा भाई, तो खैर है। तो इंग्लिश थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, गोरों का पेपर दे रहे हो और गोरों की जबान नहीं पढ़ोगे तो फिर बदतमीजी नहीं होगी। तो स्टडी हब लाजमी पढ़ना है, क्योंकि स्टडी हब से ही पेपर में चीज़ें होती हैं। हैंडआउट 100% कोर्स को कवर करता है, कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन स्टडी हब इसलिए बताता हूँ क्योंकि घर पे थोड़ी सी तो थोड़ा आपको भी लगे ना कि हम भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है, इसको मैं कहता हूँ ये पास स्ट्रेटेजी है, एग्जाम को पास करने की स्ट्रेटेजी। ये सब कर लोगे इंशाल्लाह 80 आएंगे, इंशाल्लाह 80 या इससे ऊपर स्कोर कर जाओगे। इसमें डंडियां मारोगे 60, 55, 49 हो सकता है, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो ये ऑप्शनल है कि आप बीपीपी की क्या ले लें, किट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई मसला। जब आप किट और बुक लेंगे या स्टडी हब लेंगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कुछ लोगों ने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया है, जी मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में ये सब आ जाएगा। एक बात याद रखना, हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये जून 25, फिर सितंबर 25, फिर दिसंबर 25 और फिर मार्च 26 के लिए रेलेवेंट है। आप कैप्लान बीबीपी और स्टडी हब भी जब आप अपना ऑन करेंगे ना तो देख के करना। जब आप ACCA की वेबसाइट पे जाके स्टडी हब में टेक्स्ट लिखते हैं तो 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, पुराने वाला भी शो करेगा, नया वाला भी शो करेगा। तो प्लीज देख लेना कि ये आपके पास लिखा होगा जून 25 से मार्च 26 तक, वरना मैं पढ़ा कुछ रहा हूँ और आप स्टेडियम में देखोगे तो उसमें कुछ और लिखा होगा।
तो आप बोलोगे ये क्या है। फिर मैं मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँ बेटा तूने पुराना ओन कर लिया है, या पुरानी किट पकड़ ली है दोस्त से। तो किसी दोस्त यार से किट नहीं लेना जिसने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया, ये मसला है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वाली किट नहीं चलेगी। फर्क है, चीजें बदल गई हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बात है जो याद